बच्चों, मोल कंसेप्ट के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था। उसमें से पहला क्वेश्चन ये था, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया 0.9 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड कंटेन्स 0.05 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल एंड मेटल हाइड्राइड। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, यहां पर आपको दिया गया है मेटल हाइड्राइड। इस मेटल हाइड्राइड का कितना टोटल मास है? 0.9 ग्राम। और इसमें हाइड्रोजन कितना है? इसमें हाइड्रोजन, इस मेटल हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन कितना है? 0.05 ग्राम है। तो फिर मेटल कितना होगा? कॉमन सेंस की बात है कि मेटल हाइड्राइड का टोटल मास है 0.9 ग्राम, उसमें से 0.05 ग्राम तो हाइड्रोजन का है, तो रिमेनिंग मतलब 0.9 माइनस 0.05 इतना ग्राम, ये कितना आ जाएगा? 0.85 ग्राम किसका हो जाएगा? मेटल का हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर हम लोग इसके बेसिस पर ये कह सकते हैं, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि देखिएगा ध्यान से कि 0.05 ग्राम हाइड्रोजन, 0.05 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? 0.85 ग्राम मेटल के साथ। हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है मेटल का इक्विवेलेंट मास। हम डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, डेफिनेशन रट के नहीं जाना है, डेफिनेशन को इमीडिएटली क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर आंसर या डेफिनेशन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो आप सोचेंगे अच्छा हाइड्राइड है, यहाँ H माइनस रहेगा, H माइनस रहेगा तो इसका मोलर मास कितना? 1, और वैलेंसी फैक्टर कितना? चार्ज 1 है तो वैलेंसी फैक्टर 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। तो डेफिनेशन क्या तैयार हो जाएगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना मेटल रिएक्शन करेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना मेटल रिएक्शन करेगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर हम लोग डेफिनेशन खुद से तैयार कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पर कि मास ऑफ मेटल which reacts with 1 gram of hydrogen is the equivalent mass of मेटल। ये हम डेफिनेशन अपने से तैयार कर सकते हैं, इसको रट के नहीं जाना है। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि आप रट के जाओगे, आप पता चला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन रट के गए, एग्जामिनर ने कुछ और दे दिया, फास्फोरस दे दिया। आप फास्फोरस रट के गए, नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन रट के गए, ब्रोमीन दे दिया, कुछ भी दे सकता है ना एग्जामिनर। इसलिए यहाँ पे रटना नहीं है, कंसेप्ट पे बिलीव करना है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे अच्छा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितने भी ग्राम मेटल का रिएक्शन करेगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो हमको क्या पता है? 0.05 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा होगा 0.85 ग्राम मेटल के साथ। हम लोग कह सकते हैं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन किसके साथ करेगा? 0.85 डिवाइडेड बाई 0.05 ग्राम मेटल। क्लियर हो गया बात इतना? यहां पर ये कितना हो जाएगा? 85/5, 85.5 ग्राम मेटल तो ये आ जाएगा 17 ग्राम।
तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 17 ग्राम मेटल रिएक्शन कर रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया था, दो चीजें पूछी गई थी। एक पूछा गया था मेटल का इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 ग्राम पर इक्विवेलेंट। और सेकंड में क्या पूछा गया था, और क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया था इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल एंड मेटल हाइड्राइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल एंड मेटल हाइड्राइड। तो हम लोग यहां पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्राइड कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्राइड इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि अगर मुझे इक्विवेलेंट मास किसी कंपाउंड का पता करना हो तो मुझे उस कंपाउंड का फॉर्मूला आता है या नहीं आता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आयनिक कंपाउंड के जो आयंस हैं उसके इक्विवेलेंट मासेस का सम कर दीजिएगा तो पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्राइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल को मैं m से लिख देता हूं, अंडरस्टूड है, इतना बार बार क्यों इतना टाइम इसमें वेस्ट करें, आपकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि टाइम बचे। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल या फिर मेटल आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्राइड आयन H माइनस। मेटल के लिए हमने सॉल्व किया, कितना आया वैल्यू 17, इक्विवेलेंट मास का वैल्यू है। हाइड्राइड के लिए क्या हो जाएगा 1 है इसका मोलर मास और चार्ज 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1/1 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 2.24 लीटर ऑफ क्लोरीन विच इज एट STP रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म 12.7 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ। तो अब ये से मेटल और क्लोरीन की रिएक्शन से क्या बनेगा, सर मेटल क्लोराइड बनेगा, मेटल क्लोराइड बनेगा। बोला गया यहां पर जो क्लोरीन है वो कितना है 2.24 लीटर क्लोरीन है STP पर, जरूरी बात ये है, रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म 12.7 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। इससे जो मेटल क्लोराइड बना है ये कितना है 12.7 ग्राम। तो पहले तो ये पता कर लो भैया क्लोरीन कितना है, तो 2.24 लीटर क्लोरीन, इसका मतलब इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, डायरेक्टली लिख देता हूं 2.24 लीटर क्लोरीन है STP पर, तो मोल कितना हो जाएगा 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि लीटर में है इसलिए 22.4 से डिवाइड कर दिया और STP दिया गया है, STP दिया गया और लीटर है इसलिए 22.4 से डिवाइड किया। STP दिया होता और मिलीलीटर में दिया गया होता डेटा तो फिर हम डिवाइड करते 22,400 ml से, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर ये सॉल्व करेंगे तो 2.24 अपॉन 22.4 कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो 0.1 मोल कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन मतलब क्या Cl2, क्लोरीन कैसे रहता है Cl2 की फॉर्म में रहता है, तो 0.1 मोल Cl2 है हमारे पास। 0.1 मोल Cl2 मतलब कितना हो गया, 0.1 मोल Cl2 मतलब कितना हो गया 0.1 इंटू Cl2 का मोलर मास कितना 71, तो आ जाएगा 7.1 ग्राम हमारे पास Cl2 है।
ठीक है, तो बता है मेटल कितना होगा। ये तो हमने क्लोरीन का डेटा सॉल्व कर लिया, मेटल कितना होगा, हम लोग मेटल भी लिख लेते हैं। मेटल क्लोराइड कितना है, 12.7 ग्राम है, और उसमें से क्लोरीन कितना है, 7.1 ग्राम है। तो 12.7 ग्राम माइनस 7.1 ग्राम। भाई मेटल क्लोराइड में से जो क्लोराइड आयंस है वो तो क्लोरीन से ही आए होंगे ना, तो क्लोराइड आयंस का टोटल सम कितना हो जाएगा, 7.1, और मेटल क्लोराइड का मास कितना, 12.7। तो 12.7 टोटल मास ऑफ मेटल क्लोराइड में से क्लोरीन के जो भी यहां पर एटम्स है उनका मास मतलब 7.1 ग्राम, इसको माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो मेटल का मास आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7.7 अपॉन 0.1 कितना हो जाएगा, 6, और 12 में से 7 गया तो 5.6 ग्राम यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेटल है। अब हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि 7.1 ग्राम क्लोरीन रिएक्शन कर रहा होगा 5.6 ग्राम मेटल से। 7.1 ग्राम क्लोरीन रिएक्शन कर रहा होगा 5.6 ग्राम मेटल से। देखिए जब आप क्लोरीन की बात करेंगे तो Cl2 है, लेकिन वही Cl2 यहाँ क्लोराइड में बदल गया है। तो मास तो जितना क्लोरीन का इधर रहेगा उतना ही मास इधर क्लोराइड में जाके मिलेगा Cl माइनस के लिए। जैसे मान लो यहां पर मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान समझिएगा, मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, Cl2 प्लस मेटल इज इक्वल टू मेटल क्लोराइड, कुछ भी फॉर्मूला है, मेटल क्लोराइड MClN है मान लो इसका 2 ग्राम है और इसका 3 ग्राम है। ये रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हो जाते हैं तो इसका टोटल मास 5 ग्राम ही आएगा ना। इस 5 ग्राम में से 2 ग्राम इस क्लोरीन से आया होगा और 3 ग्राम इसमें मेटल से आया होगा। अगर यहाँ पर एक टोटली कंज्यूम हो रहे हो, मतलब कोई लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह का नाटक ना हो, तब की बात चल रही है। क्लियर हुआ इतना? तो यहां पर हम लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे, हम लोग यहां पर बोलेंगे कि 7.1 ग्राम क्लोरीन 7.1 ग्राम क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है 5.6 ग्राम मेटल के साथ। लेकिन हमें तो पता करना है भाई इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 2.24 लीटर ऑफ क्लोरीन लीटर में दिया था, लीटर से हमने मोल निकाला। भाई गैस के लिए आप मोल निकाल सकते हैं V/22.4 से, अगर STP कंडीशन दिया हो या फिर NTP कंडीशन दिया हो। तो 2.24 ग्राम ऑफ क्लोरीन विच इज एट STP रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म 12.7 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड। तो हमने क्लोरीन के वॉल्यूम से क्लोरीन के मोल और फिर उससे उसका मास निकाल लिया। मेटल क्लोराइड का मास दिया था, मेटल की क्लोराइड के मास में से क्लोरीन का जो मास था, या कहें यहां पर क्लोराइड का जो मास था, उसको माइनस कर दिया, तो बचा हुआ मास किसका होगा, ऑब्वियस है मेटल का होगा। हमसे पूछा गया था कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल एंड मेटल कार्बोनेट, तो पहले मेटल का इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। तो हमने जब ये कंक्लूजन निकाला तो क्या पता चल रहा है कि 7.1 ग्राम क्लोरीन है और 5.6 ग्राम मेटल है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 7.1 ग्राम क्लोरीन रिएक्शन कर रहा होगा 5.6 ग्राम मेटल के साथ। तो यहां पर वही लिखा गया 7.1 ग्राम क्लोरीन रिएक्शन कर रहा होगा 5.6 ग्राम मेटल के साथ। लेकिन बात आता है कि जो डेफिनेशन है वो कैसे तैयार करें। तो क्लोराइड बना था ना, क्लोराइड बना था, तो यहां पर क्लोराइड है, क्लोराइड के लिए इक्विवेलेंट मास का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास इसका 35.5 और वैलेंसी फैक्टर कितना 1, तो कितना हो जाएगा 35.5 ग्राम। तो यहां पर आपको दिया गया था कि क्लोराइड है, तो क्लोराइड मतलब Cl माइनस, और ऐसे भी अगर मेटल और क्लोरीन रिएक्शन करेंगे तो मेटल क्लोराइड ही बनाएंगे। तो बस हो गया, डेफिनेशन तैयार। क्या बोलेंगे आप कि 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ, मैंने आपको क्या सिखाया था कि Cl2 का इक्विवेलेंट मास निकालिए या Cl माइनस का निकालिए, सेम आएगा इक्विवेलेंट मास। मोलर मास नहीं बोल रहा हूं मैं, मोलर मास डिफरेंट आएगा। इसका मोलर मास कितना होगा 71 और इसका कितना होगा 35.5। मोलर मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के मोलर मासेस डिफरेंट हैं, लेकिन इक्विवेलेंट मास दोनों के सेम है। ये हम पहले ही सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में।
तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेशन तैयार करेंगे। हम बोलेंगे 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जितने भी ग्राम मेटल के रिएक्शन कर लेंगे वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 7.1 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना मेटल रिएक्शन किया, 5.6 ग्राम। तो 1 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना मेटल रिएक्शन करेगा, तो आप बोलोगे सर 5.6 डिवाइड बाई 7.1 इतना ग्राम मेटल रिएक्शन करेगा। डेफिनेशन क्या कहता है, मुझे कितना चाहिए, 35.5 ग्राम क्लोरीन चाहिए। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने वाला मेटल कितना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास पता करने के लिए। 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना मेटल रिएक्शन करेगा, 5.6 डिवाइड बाई 7.1 मल्टीप्लाइड बाई 35.5 इतने ग्राम मेटल रिएक्शन करेगा। अभी कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 56/71 और ऊपर है 35.5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 56/2 कितना हो गया 28। तो यहाँ पर ये आंसर कितना आ गया, इक्वल टू 28 ग्राम मेटल। इसका मतलब कि 28 ग्राम मेटल रिएक्शन करेगा 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 28 ग्राम आया है ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अब इस क्वेश्चन में क्या गया था, पहला पूछा गया था मेटल का इक्विवेलेंट मास, तो आप बोल देंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना आया, 28 ग्राम पर इक्विवेलेंट। सेकेंड में पूछा गया था इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट, तो कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, या फिर मेटल आयन भी लिख सकते हैं चलेगा, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2-। तो मेटल का इक्विवेलेंट मास सॉल्व किया हमने 28 प्लस कार्बोनेट का सॉल्व कर लेंगे, कार्बन का मोलर मास कितना 12, 3 ऑक्सीजन 48, तो टोटल कितना हो गया 60, और चार्ज इसका 2 है तो डिवाइड बाई 2, वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर 30 आया, ये इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे इसको, 28 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 58 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इस तरीके से हमने यहां पर इसका इक्विवेलेंट मास सॉल्व कर लिया, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है ये सारे कंसेप्ट्स कि अगर इक्विवेलेंट मास सॉल्व करना हो तो किसी कंपाउंड का फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 0.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मेटल, 0.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मेटल to produce 0.8 gram of metal oxide, calculate equivalent mass of metal। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूं। चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहां पर क्या बोला गया, 0.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस 0.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। कितना ऑक्सीजन है, 0.2 ग्राम ऑक्सीजन है, और मेटल ऑक्साइड कितना है 0.8 ग्राम। तो अगर मेटल ऑक्साइड 0.8 ग्राम है तो फिर मेटल कितना होगा,
0.8 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.6 ग्राम। अब हमें पता करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। क्या पता करना है? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो हम पहले डेफिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब क्या? ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज। तो इसका ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? O है, O का मोलर मास कितना 16 और इसके ऊपर चार्ज कितना है 2, तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना 8। तो हम डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना मेटल रिएक्शन कर लेगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन है 0.2 ग्राम। तो 0.2 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? 0.6 ग्राम मेटल के साथ। 0.6 ग्राम मेटल के साथ। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, हमको 8 ग्राम ऑक्सीजन से मतलब है कितने मेटल के साथ रिएक्शन करेगा? तो आप बोलेंगे सर 0.6 आप बोलेंगे 0.6 डिवाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इतने ग्राम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। कॉमन सेंस की बात है, 0.2 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन किया 0.6 ग्राम मेटल के साथ, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा 0.6 बाई 0.2 के साथ। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा 0.6 बाई 0.2 इंटू 8 ग्राम मेटल के साथ। कितना आ गया वैल्यू? ये 24। 0.6 अपॉन 0.2 3 इंटू 8 कितना? 24 ग्राम मेटल आ गया। और ये जो वैल्यू आया 24 ग्राम, ये होगा क्या? दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। तो हम लोग जल्दी से नोट करेंगे सभी क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। यहां से हमने आज शुरुआत किया है। चलिए, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। उसके बाद सॉल्यूशन नोट करिए। नोट करिए इसको भी। नोट करिए। इसे भी नोट करिए वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन नोट करिए। अब जितना सॉल्यूशन दिख रहा है उतना नोट करिए। अब इसे नोट करिए। और अब इसको भी नोट कर लीजिए।
चलिए ये क्वेश्चन भी नोट करिए। पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करके। अब सॉल्यूशन जितना दिख रहा है पहले उतना नोट करिए। और अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां तक की कहानी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक आध क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। आपसे क्वेश्चन बोल दिया, मान लीजिए लेट, क्वेश्चन लिखिएगा साथ में ही, लेट 3 grams of a metal is deposited by 3 into 10 to power 22 electrons. Let 3 gram of a metal is deposited by 3 into 10 to power 22 electrons. Then calculate equivalent mass. Then calculate equivalent mass of मेटल। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया। क्वेश्चन में बोला गया कि लेट 3 ग्राम ऑफ ए मेटल इज डिपॉजिटेड बाय 3 into 10 to power 22 इलेक्ट्रॉन्स, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स या फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 into 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 1 फैराडे चार्ज, या फिर 1 फैराडे चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कहें 6 into 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कहें 1 फैराडे चार्ज, या फिर कहें 96500 कूलम चार्ज से जितना भी कोई भी एलिमेंट का डिपोजिशन होगा या लिबरेट होगा, वो जो मास यहां पर मिलेगा उससे इतने इलेक्ट्रॉन्स देने पर या इतना चार्ज देने पर जो भी एलिमेंट का मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के आसपास या इलेक्ट्रोड पर, वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। बस वही कंसेप्ट यूज करना है, कुछ खतरनाक काम तो है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, हम बोलेंगे अच्छा 6 into 10 to power 23, 6 into 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन्स से कितना मेटल डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास के बराबर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं EW ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 6 into 10 to power 23 मतलब कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स से इक्विवेलेंट मास के बराबर मेटल डिपॉजिट होगा। बस हो गया, इसके बाद तो काम खत्म हो गया। यही इस क्वेश्चन का पूरा खेल था। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 3 into 10 to power 22, 3 into 10 to power 22 इलेक्ट्रॉन्स से कितना मेटल डिपॉजिट हुआ है, 3 ग्राम, 3 ग्राम मेटल डिपॉजिट हुआ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन से कितना डिपॉजिट होगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 into 10 to power 22 इतने ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा। और अगर आप मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं तो आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, मतलब 6 into 10 to power 23 इलेक्ट्रॉन्स, या कहें 1
मोल इलेक्ट्रॉन्स से कितना मेटल डिपॉजिट हो जाएगा? तो आ जाएगा कितना, 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻22। सीधी सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन से इतने ग्राम, तो 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से कितना ग्राम, दिस मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, इतने ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा। और ये जो वैल्यू आए कितना आएगा, से 3 कैंसिल, 10⁻22 से 23 कैंसिल, 10, तो 60 ग्राम। ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से डिपॉजिट हुआ है या 1 फैराडे चार्ज से डिपॉजिट हुआ है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हो गया। तो यहां पर भी वही हमारा पुराना जो हमने कंसेप्ट सीखा है वो काम आ गया। इसको मैं एक्चुअल में ऐसा करता हूं, एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देता हूं, जब आप रिवीजन करें तो आपको ध्यान आ जाए। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ मेटल which is deposited, आप चाहें तो मेरे साथ भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, मास ऑफ मेटल विच इज डिपॉजिटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 1 मोल को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻23, और 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको अवोगाद्रोस नंबर भी लिखा जा सकता है, और Na इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आएगा, 1 फैराडे, और 1 फैराडे चार्ज, या फिर 1 फैराडे चार्ज का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना, 96500 कूलम। Mass of metal which is deposited by 1 mole of electrons, mass of metal which is deposited by 1 mole of electrons or 6 into 10⁻23 electrons or Na electrons or 1 Faraday charge or 96500 coulomb charge is the equivalent mass of मेटल। ये डेफिनेशन हम लोग पहले से जानते हैं, हमने कंसेप्चुअली सीखा है, तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, और उसी को अप्लाई करके हमने यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से, ये लाइन तो आपने लिख ही लिया होगा, मास ऑफ मेटल विच इज डिपॉजिटेड बाय, क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया था साथ में ही, मास ऑफ मेटल विच इज डिपॉजिटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स और Na इलेक्ट्रॉन्स और 1 फैराडे चार्ज और 96500 कूलम चार्ज इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। इसके बाद ये नोट करिए, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इजी लगने लगते हैं, और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है। देखिए होता क्या, जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिया, मान लीजिए समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिखा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस HCl
इज इक्वल टू, मुझे रिएक्शन पता करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां Al+3 है, यहां पर एल्यूमिनियम आयन है और सल्फेट आयन है, इस तरफ H+ है और Cl- है, तो प्लस माइनस से मिल जाएगा, प्लस माइनस से मिल जाएगा, प्लस माइनस से मिल जाएगा, ऐसा ही आप बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन सिर्फ कंसेप्ट समझने के हिसाब से मैं इस रिएक्शन को बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, ध्यान से समझते जाइएगा। तो मैंने लिखा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस HCl, तो आप यहां पर प्रोडक्ट क्या बना देंगे, Al+3 को Cl- से मिला देंगे, आप बोल देंगे AlCl3 बनेगा, और H+SO4 2- से मिलेगा तो H2SO4 बनेगा। ठीक है, रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर Al2SO4 होल थ्राइस है तो इसका 2 मोल इक्वल ले लिया, तो 2Al2SO4 होल थ्राइस हो गया, तो यहां पर टोटल हो जाएगा 4AlCl3, 3 × 2 6, यहां पर सल्फेट है तो यहां पर हो जाएगा 6H2SO4। अब ऐसा करने से यहां पर 12 HCl की रिक्वायरमेंट हो गई, तो यहां पर 12 HCl हो जाएगा प्लस 12 HCl। अब इस रिएक्शन को देखिए, अच्छा इससे भी सिंपल रेशियो पॉसिबल है, यहां पर 1, यहां पर 6, यहां पर 2, और यहां पर 3। रिएक्शन बैलेंस कर लिया हमने, चलिए बहुत बढ़िया बात है। हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि Al2SO4 होल थ्राइस का 1 मोल है और HCl का 6 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 6 मोल है। इधर आ जाते हैं, इसका कितना मोल है, 2 मोल, और इसका कितना मोल है, 3 मोल। हम ऐसा बोल सकते हैं कि Al2SO4 होल थ्राइस का अगर 1 मोल रिएक्शन करेगा तो HCl का 6 मोल लगेगा, जिसकी वजह से AlCl3 का 2 मोल और H2SO4 का 3 मोल बनेगा। ऐसा हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काम की बात क्या है कि अगर हम मोल की बात करें तो किसी रिएक्शन में जो मोल्स होंगे वो हो सकता है कि सेम हो सकता है डिफरेंट हो। ऐसा मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा रिएक्शन लिखूं, H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI, एक रिएक्शन लिख दिया। यहां अगर मैं लिखूंगा तो इसका 1 मोल होगा, बैलेंस्ड रिएक्शन है, I2 का 1 मोल होगा और HI का 2 मोल होगा। क्लियरली दिख रहा है ना, यहां देखिए कोफिशिएंट देखिए, 1 H2 है, 1 I2 है, तो H2 का 1 मोल, I2 का 1 मोल, जबकि HI का 2 मोल। हम इसको बोलेंगे कैसे, हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 mole of iodine to produce 2 moles of HI, ऐसा ही बोलेंगे। यहां पर हम क्या बोलेंगे कि Al2SO4 होल थ्राइस का 1 मोल HCl के 6 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl3 के 2 मोल्स और H2SO4 के 3 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात इतना। अब दोनों में जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट HCl के मोल्स डिफरेंट हैं, AlCl3 H2SO4 इनके मोल्स भी डिफरेंट हैं। जबकि इस रिएक्शन में देखो H2 और I2 के मोल्स 1-1 है, इक्वल है, जबकि HI का मोल 2 है, इन दोनों से डिफरेंट है। काम की बात क्या है कि किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में वो आयनिक हो या रेडॉक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोल्स का नंबर या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मे और मे नॉट बी इक्वल, लेकिन ध्यान सुनेगा, इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल रहेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, किसी भी रिएक्शन में गिवन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब सब 2-2 मोल रिएक्शन किया, 1-1 मोल रिएक्शन किया, ऐसा भी हो सकता है, 1 मोल 2 मोल रिएक्शन किया, ऐसा भी हो सकता है। तो मोल्स इक्वल अनइक्वल दोनों चलेगा, लेकिन इक्विवेलेंट की बात आएगी
तो किसी भी बैलेंस रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले इक्विवेलेंट्स होंगे रिएक्टेंट्स के और जो प्रोडक्ट्स के बनने वाले इक्विवेलेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे हवाबाजी बात करूंगा, प्रूफ करूंगा इसको। चलिए, हमने पहले सीखा है कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये हम पहले से जानते हैं, हम पहले से पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, चला देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। पहले देखो ये रिएक्शन कैसा है, आयनिक रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां आपको दिखाई देता है, यहां पर Al+3 है, यहां पर भी Al+3 है, और ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। यहां सल्फेट है, यहां सल्फेट है, यहां H+ है, इधर भी H+ है, इधर Cl- है, इधर भी Cl- है। मतलब किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये एक आयनिक रिएक्शन है। या ऐसा कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, आयनिक है या नहीं उस मैटर पे पढ़ते नहीं है फिलहाल। अभी सीधा इतना समझ में आ गया कि रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है। तो फिर हमने क्या सीखा है, हमने पढ़ा है वैलेंसी फैक्टर अगर किसी एसिड का पता करना हो तो H+ देखेंगे, बेस का देखना होगा तो OH- देखेंगे, सॉल्ट का देखना होगा तो टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल निगेटिव चार्ज देखेंगे, आयन का देखना होगा तो उस आयन के ऊपर बैठा हुआ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज देखेंगे। ऐसे ही सीखा था हमने। लेकिन ये तब जब गिवन रिएक्शन रेडॉक्स ना हो। अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो गया तो ना हम तो एसिड में H+ देखेंगे, ना हम बेस में OH- देखेंगे, ना सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे, ना आयन में उसका चार्ज देखेंगे। हम देखेंगे क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया था पहले वैलेंसी फैक्टर के लिए, कि किसी एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या देखोगे, कितने उसके पास कितने H+ उस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिप्लेस हो सकते हैं या रिप्लेस हो रहे हैं। एसिड में देखोगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, बेस में देखोगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-, सॉल्ट में देखोगे टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज, आयन में देखोगे उस आयन के ऊपर बैठा हुआ चार्ज। लेकिन कब, जब रिएक्शन में रेडॉक्स चेंज नहीं होता हो। हमने क्या देखा, यहां रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे लिए जो नॉर्मल कंसेप्ट्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो हम चलिए वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट तो क्या होगा, तोड़ेंगे तो 2Al3+ एंड 3SO4 2-, टोटल पॉजिटिव कितना है 6, 2 × 3 + 6 है, या टोटल माइनस देखते हो 3 × -2 कितना आता, -6 आता। टोटल प्लस देख लीजिए या टोटल माइनस देख लीजिए, सेम बात है। कितना वैल्यू आया, 6 आया, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 6। तो यहां मैं लिख देता हूं वैलेंसी फैक्टर कितना है इसके लिए, 6 है। HCl एसिड है, कितने H+ दे रहा है, एक, और एक ही H+ दे भी सकता है। तो यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, एक H+ दे सकता है तो 1 हो गया। तो चलिए मैं सीधा इक्विवेलेंट लिखता हूं, काम की बात पे आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इधर ले चलते हैं इसको। यहां हमने मोल्स निकाले, अब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट, जरा ध्यान से देखिएगा, सबका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कितना मोल है इसका, 1 मोल, और वैलेंसी फैक्टर कितना इसका निकला 6, तो 1 × 6 कितना आ गया, 6 इक्विवेलेंट आया। चलिए HCl के लिए सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कितना मोल है इसका, 6 मोल, इंटू HCl एसिड है, रिप्लेसेबल H+ देखोगे, कितना रिप्लेसेबल H+ है, 1, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, तो 6 × 1, इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 आ गया। AlCl3 की तरफ चलते हैं। AlCl3 इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मोल कितना है 2, इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट होता है। AlCl3 सॉल्ट है,
टोटल प्लस या टोटल माइनस देखो, तो AlCl3 तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस, टोटल प्लस कितना 3 या फिर टोटल माइनस कितना 3, टोटल प्लस या टोटल माइनस दोनों के वैल्यूज कितने हैं 3 हैं, तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 इंटू 3 6 इक्विवेलेंट। इसमें देखते हैं इक्विवेलेंट निकालते हैं, मोल कितना है 3, H2SO4 है क्या एसिड, H2SO4 है क्या एसिड, एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते हो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, कब, जब रेडॉक्स चेंज ना होता हो, ये सारी कहानी बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब रेडॉक्स चेंज ना होता हो तब। यहां पर H2SO4 2H प्लस दे सकता है, रिवर्स में जाके देखो यहाँ H2SO4 है, यहाँ सिर्फ SO4 है, H प्लस इसके दोनों गायब हो गए, तो इसके पास रिप्लेसेबल H प्लस कितना है इस रिएक्शन के हिसाब से चले तो 2, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया इसका 2, तो 3 इंटू 2 कितना 6 इक्विवेलेंट। क्या दिखाई दिया, यहां मोल कितना था 1 6 2 3, मोल अलग अलग थे, जरा इक्विवेलेंट देखो 6 इक्विवेलेंट 6 इक्विवेलेंट 6 इक्विवेलेंट 6 इक्विवेलेंट। क्या समझ में आया, किसी भी रिएक्शन में मोल्स इक्वल अनइक्वल हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल ही रहेंगे। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, मान लो कि कोई रिएक्शन है, एक जनरलाइज बात करें तो मुझे पता नहीं कोई रिएक्शन है, एक जनरलाइज लिख दिया A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D, पता नहीं कौन सा रिएक्शन है, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, अननोन टाइप का रिएक्शन है। मान लीजिए मैंने बोल दिया A का 2 इक्विवेलेंट रिएक्शन किया, तो C का कितना इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा 2 इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा, इन दोनों के 2 इक्विवेलेंट कंज्यूम हो जाएंगे और C का 2 इक्विवेलेंट बन जाएगा, D का 2 इक्विवेलेंट बन जाएगा। क्या मोल्स में ऐसा बोल सकते हो, जरूरी नहीं ऐसा है, इक्विवेलेंट में आप बोल सकते हो, अगर A का 2 इक्विवेलेंट रिएक्शन में गया तो C का भी 2 इक्विवेलेंट रिएक्शन में जाएगा, 2 इक्विवेलेंट कंज्यूम हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट्स है ना कंज्यूम हो जाएंगे, अगर पूरी तरीके से रिएक्शन हुआ तो। जब मैं ये बोल रहा हूं कि A का इसका 2 कंज्यूम हो गया, तो मैं मान रहा हूं कि भैया A और C पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुके हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और ऐसा करने पर यहां पर मुझे C का 2 और D का 2 इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इसी रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि D का 3 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुआ, तो C का कितना इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुआ होगा, अनडाउटली 3 इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस हुआ होगा, इक्विवेलेंट्स सेम रहेंगे। मोल पता नहीं, मोल तो फिर बराबर तरीके से देखना पड़ता है, इक्विवेलेंट में कोई टेंशन नहीं, इसका 3 इक्विवेलेंट अगर प्रोड्यूस हुआ है तो इसका भी 3 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुआ होगा, तो फिर A का कितना इक्विवेलेंट रिएक्शन किया होगा, सर इसका 3 इक्विवेलेंट रिएक्शन किया होगा B के 3 इक्विवेलेंट के साथ, 3 इक्विवेलेंट इसके रिएक्शन में कंज्यूम हो गए होंगे और इनके 3 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस किए होंगे। क्लियर हुआ बात इतना, यही कहलाता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट बोलता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे उनके इक्विवेलेंट्स सेम रहेंगे। मतलब जितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उनके इक्विवेलेंट्स, और जितने प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, बनेंगे, उनके इक्विवेलेंट्स, रिएक्टेंट्स के आपस में, प्रोडक्ट्स के आपस में, और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, सब इक्विवेलेंट आपस में इक्वल रहेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर, हेडिंग लिखिए जल्दी से, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, हेडिंग लिखिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, पॉइंट नोट करिएगा। अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट, equivalence of reactants and products are always इक्वल।
According to equivalent concept, equivalents of reactants and products are always equal. और इसको समझने के लिए यहाँ पर जो ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको जल्दी से नोट करिए। पहले आप इस एक्सप्लेनेशन को नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि हम इक्विवेलेंट को कितने तरीके से बता सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, एक तो हो गया इक्विवेलेंट लिखने का तरीका। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये एक फॉर्मूला हो गया। इसी से हम आगे चलेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसी से आगे हमको ये मिल जाएगा, क्योंकि हमको क्या पता है, हम ये भी जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये भी हम पहले से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ इक्विवेलेंट मास की जगह हमें लिखेंगे मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मास अपॉन मोलर मास मोल हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। बहुत से लोग सोच रहे हो कि सर जल्दी जल्दी इसको क्यों पढ़ाते जा रहे हो, डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये सब कंसेप्ट मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूं। मुझे काम की बातों से मतलब है ना, टाइम वेस्ट क्यों करना। और क्या तरीका हो सकता है इक्विवेलेंट को लिखने का, इसके बारे में विचार करते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका नॉर्मेलिटी, ये कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ा है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है। तो इससे हम डिराइव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यहां पर हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। से अगर मोलरिटी दिया हो तो क्या करें, कोई टेंशन नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब इससे हम लोग मोल निकाल सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन हमें तो इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो फिर इस मोल से इक्विवेलेंट तक पहुंचा जा सकता है। कैसे सर, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहां पर हमारे पास मोल आ गया, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोल। हमें ये पहले से पता है, हमें ये बात पहले से पता है कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर को हम मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये कितना है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोल आया।
इनटू वैलेंसी फैक्टर कर दिया तो इक्विवेलेंट आ गया। ये देखो हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने जो भी पढ़ाया वो मैंने अभी फिलहाल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ठीक है, आपको कंसेप्चुअली समझाना चाहता था इसलिए मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया, हालांकि पढ़ चुके हैं अपन पहले। मैंने क्या लिखा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, फिर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, फिर नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, यहां से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मोलरिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, यहां से मोल निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर हमको पहले से पता है, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये हो गया। बात आता है अब हमारे, ये तो सब कुछ हो गया कंसेप्ट या कैलकुलेशन का पार्ट, या कहें कि पुराना जो हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लिया। रिवीजन ही है ये, कुछ नहीं है। बात आता है कि हम अब फाइनली कंक्लूड क्या करें। कंक्लूड क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं बहुत कुछ बातें बताने वाला हूं जो न्यूमेरिकल में काम आएगी। पहली बात, या फिर इसको आगे मैं लिखता हूं, इसको नॉर्मल साइज में रहने देता हूं। और आगे लिखता हूं, ध्यान समझिएगा हमारे काम का क्या क्या है। अगर किसी भी रिएक्शन को देखें तो इसमें किसी भी रिएक्शन में एक कंपोनेंट का इक्विवेलेंट इक्वल होगा दूसरे कंपोनेंट के इक्विवेलेंट से। अब कंक्लूजन की बात हो रही है कि क्या क्या हमको न्यूमेरिकल में मदद करेगा। इक्विवेलेंट ऑफ वन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड। या फिर एक इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट हो सकता है मिली इक्विवेलेंट दिया हो, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ वन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनदर। अब एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट से इक्वेट करिएगा, मिली इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट से ही इक्वेट करिएगा। गलती से भी कभी भी ऐसा ना हो कि एक तरफ आपने इक्विवेलेंट लिख दिया हो और दूसरी तरफ मिली इक्विवेलेंट लिख दिया हो, तो आपका कभी भी आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। भाई इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, उनके इक्विवेलेंट्स सेम रहेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट सेम रहेंगे तो इसी तरीके से मिली इक्विवेलेंट्स भी तो सेम हो जाएंगे, यूनिट का ही थोड़ा सा डिफरेंस आया। लेकिन ये नहीं करना है कि एक तरफ इक्विवेलेंट और दूसरी तरफ मिली इक्विवेलेंट हो। तो ये हो गया यहां पर जो हमने लिखा है, ये जो हमने यहां पर लिखा, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अब हम लोग यहां पर वो लिख रहे हैं जो हमारे काम का है, ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट हो गया। दिस इज इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अगली बात क्या काम की है, इक्विवेलेंट को लिखने के तरीके। तो एक मैंने बताया इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये पता होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तीसरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नॉर्मेलिटी को, ध्यान सुनिएगा मैं जो बोलता हूं ध्यान सुनिएगा, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। ध्यान कैसे रखेंगे, ml लिया, मिलीलीटर लिया तो मिली इक्विवेलेंट आया, मिलीलीटर मिली इक्विवेलेंट, सिर्फ लीटर इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो इक्विवेलेंट से रिलेटेड होता है। ये हो गया एक फॉर्मूला। और देखते हैं इसी तरीके से मोलरिटी अगर वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोल मिलेगा, लेकिन अगर मोलरिटी को हम
वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिली मोल मिलेगा। इसको भी याद करना बहुत इजी है। मोलरिटी, मोलरिटी मोल से रिलेटेड, मोलरिटी मोल से रिलेटेड, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट से रिलेटेड। पहली बात, मोलरिटी इस नाम में ही आंसर है। मोलरिटी इज रिलेटेड विथ मोल। नॉर्मेलिटी के नाम में आंसर नहीं है, बट इसके कंसेप्ट में आंसर होता है। तो नॉर्मेलिटी इज रिलेटेड विथ इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इज रिलेटेड विथ इक्विवेलेंट एंड मोलरिटी इज रिलेटेड विथ मोल। ये पहली बात हो गई। अब आता है याद करने का, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो आप कैलकुलेशन करके, जैसे मैंने पीछे यहां पर कैलकुलेशन कराया, आप यहां पर जैसे मैंने कैलकुलेशन कराया, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि हमको पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। वो सब आप कर सकते हैं। बात है कि हम जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं ना, हमको न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व करना है, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, वो अप्रोच हम एक्चुअल में यहां पर सीख रहे हैं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि मोलरिटी, मोलरिटी मोल से रिलेटेड है, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट से रिलेटेड है। ये हो गया पहली बात, मोलरिटी मोल से रिलेटेड, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट से रिलेटेड। ये एक बात क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या है, याद करने का मतलब तरीका सिखा रहा हूं जल्दी सॉल्व करने के हिसाब से, पता, अदरवाइज डेरिवेशन तो हो ही जाएगा। अगर मोलरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, मोलरिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है यहां पर। मिलीलीटर है तो मिली मिलेगा पहली बात, मोलरिटी है तो मोल मिलेगा, तो मिली मोल मिलेगा। लेकिन सिर्फ लीटर लिया तो मोल मिल जाएगा, याद आ जाएगा। मोलरिटी इज रिलेटेड विथ मोल, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर तो मोल मिलेगा, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई मिली मोल, मिली मोल तो सॉरी मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई मिली लीटर, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन मिली लीटर। यहां मिली लिखा तो यहां मिली मोल मिला, मिली लीटर मिली मोल, क्लियर हो गया। और मोलरिटी इज रिलेटेड विथ मोल। दूसरा यहां पर आ जाते हैं, दूसरा यहां पर आते हैं, नॉर्मेलिटी किससे रिलेटेड है, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट से रिलेटेड है। तो यहां पर हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर किया तो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर किया तो इक्विवेलेंट मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा। चलो ऐसा लिख दिया पहले, यहां क्या है मिलीलीटर है तो मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, काम खत्म। नॉर्मेलिटी इज रिलेटेड विथ इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इज रिलेटेड विथ इक्विवेलेंट। मोलरिटी, मोलरिटी इस नाम में आंसर है मोल, मोलरिटी इज रिलेटेड विथ मोल, मोलरिटी इज रिलेटेड विथ मोल एंड नॉर्मेलिटी इज रिलेटेड विथ इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट मिलेगा, अगर नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मिली मिली तो क्या मिलेगा, मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। अब जरा आप यहां पर ध्यान से देखिए, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर मिली इक्विवेलेंट, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर मोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर मिली मोल, मिलीलीटर मिली मोल, मिलीलीटर मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट, मोलरिटी में मोल। यहां तक हो गया। बात आता है सर मुझे इसको इक्विवेलेंट बदलना हो तो क्या करें, देखिएगा ध्यान से, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या होगा, मोल, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। इसी तरीके से मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर मिलीमोल, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर मिली इक्विवेलेंट।
ये तो कॉमन सेंस की बात है। मोलरिटी को VmL मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मोलरिटी को मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मिली मोल मिलेगा, और मिली मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। क्योंकि हम पहले से जानते हैं, इस बात को यहां पर लिख देता हूं, हम पहले से जानते हैं कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसी तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। भाई देखो, इक्विवेलेंट निकालना है तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर करोगे तो इक्विवेलेंट, मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर करोगे तो मिली इक्विवेलेंट। अगर यहां मिली मोल है तो यहां मिली इक्विवेलेंट तो आएगा ही। ठीक है, ये हो गई यहां पर जरूरी बात। ये जितना भी यहां लिखा गया है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर हुआ बात इतना? ये हमको पता होना चाहिए इसके, क्योंकि इसकी मदद से ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये अलग अलग तरीके हैं यहां पर इक्विवेलेंट को लिखने के, कुछ भी रटना नहीं, लॉजिकल है। इक्विवेलेंट इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आप जानते हो, इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर आप जानते हो। मोल की हमें मिली मोल लिया और फिर वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये मैंने बता दिया। नॉर्मेलिटी किससे रिलेटेड है? इक्विवेलेंट से। मोलरिटी किससे रिलेटेड है? मोल से। तो नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई किया तो मिली इक्विवेलेंट। मिलीलीटर मिली इक्विवेलेंट। मोलरिटी मोल से रिलेटेड है, मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया लीटर में तो मोल आया, मोलरिटी को वॉल्यूम मिलीलीटर से मल्टीप्लाई किया, मिलीलीटर से किया तो मिली मोल आया। अब बात आता है कि इसको हम कैसे इक्विवेलेंट बदलें, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कर दोगे तो इक्विवेलेंट, मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कर दोगे तो मिली इक्विवेलेंट। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर क्या हुआ? मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर मिली इक्विवेलेंट। ये है हमारे काम के फॉर्मूले। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा यहां पर, लिखिएगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूला related to equivalent concept. Important concepts and formula related to equivalent concept, related to equivalent concept. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन दिया था उसका कोई बहुत नीड है नहीं, अपने को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, काम की बात पे आ जाते हैं। ये लिख लीजिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट मतलब ये नहीं कि सिर्फ इक्विवेलेंट ही इक्वल करना पड़ेगा, मिली इक्विवेलेंट्स भी इक्वल करने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट, ये नोट करिए। फिर ये नोट कर लीजिए और हर इंडिविजुअल को बॉक्स में बंद कर देते हैं अपन। थोड़ा मेहनत लगेगा, कर लेंगे, उसमें क्या है। मेहनत से जो घबरा जाएगा वैसे भी आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएगा। ये एक बॉक्स, बॉक्स में बंद करते जाइए हर इंडिविजुअल केस को। इसको बॉक्स में बंद करिए, फिर इसको बॉक्स में बंद करिए और इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये सब फॉर्मूला आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कुछ तरीका बताया, उस तरीके को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो ये सब इजी लगेगा। तो वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए और हर एक को बॉक्स में बंद करिएगा। और हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसलिए सब पे स्टार बना देते हैं अपन। हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो आप न्यूमेरिकल समझ ही नहीं पाएंगे, सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे।
सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। अभी देखना इससे हम कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे सिर्फ इस कंसेप्ट के दम पे। ठीक है, तो चलिए नोट हो गया होगा। अब पहले मैं आपको सिखा देता हूं कुछ कंसेप्ट्स। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास है यहां पर कोई रिएक्टेंट A है, दूसरा रिएक्टेंट B है, इधर C और D है। मान लीजिए न्यूमेरिकल में क्या होगा, कुछ ना कुछ डेटा देगा। मान लीजिए इसका मास दे दिया, इसका मोल दे दिया, इसमें बोल दिया 2 ग्राम और इसमें मान लीजिए बोल दिया यहां पर 0.2 मोल। तो हमको इसको इक्विवेलेंट में बदलना आना चाहिए, कुछ खतरनाक बात नहीं है। तो काम की बात समझिएगा। जैसे इसका मास दिया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे W/EW। और यहां मोल दिया है तो क्या लिखेंगे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। भाई इक्विवेलेंट को लिखने का तरीका आना चाहिए। इधर मास दिया तो क्या लिखेंगे, W/EW। इधर मोल दिया तो क्या लिखेंगे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। W/EW इक्विवेलेंट, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट, दोनों को इक्वल कर दिया, सॉल्व हो जाएगा, जो भी सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। किसी क्वेश्चन में या मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक रिएक्शन है A + B + C = D + E + F। एक साथ पूरा कंसेप्ट सीख जाइए। इसमें हमको मास दिया है या मास पूछा है, दो में से कुछ भी हो सकता है, या तो दिया होगा या पूछा होगा। इसमें हमको मोल दिया है या फिर पूछा है। इसमें हमें मोलैरिटी दिया है या फिर पूछा है। इसमें हमें नॉर्मेलिटी दिया है या फिर पूछा है। इतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें भी कुछ लिख लेते। मान लो इसमें मास दिया है और इसमें मान लो मोल दिया है, और अब हमको सॉल्व करना है। इसके में मास दिया या मास पूछा, मोल दिया या मोल पूछा, ऑब्वियस है कुछ देगा कुछ पूछेगा। मैं यहां सिखा रहा हूं इक्विवेलेंट कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, मास दिया तो ए के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे W/EW, मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां क्या दिया, मोल दिया ना, तो यहां पर मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। बी के लिए सी में क्या दिया, अच्छा मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर, इंटू वैलेंसी फैक्टर। रटना नहीं है। ये देखिए W/EW ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट हुआ। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट हुआ। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर ये क्या हुआ, मोल, और मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, इक्विवेलेंट। यहां नॉर्मेलिटी दिया, इसके लिए क्या लगाएंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इक्विवेलेंट हो गया। यहां मास तो W/EW इक्विवेलेंट हो गया। यहां मोल दिया तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब सिंपल सी बात करें, मान लीजिए आपको B का मोल दिया होता और D का नॉर्मेलिटी पूछा होता, तो क्या करते, इसके लिए लिखते आप मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर और इसके लिए लिखते नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, दोनों को इक्वेट कर देते, सॉल्व हो जाता। कितना समझदारी वाला काम है यहां पर, अगर आपने इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीख लिया तो। बहुत से लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन में टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा इसका इतना मोल तो इसका इतना बनेगा, तो फिर वॉल्यूम इतना है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं ना, अपन कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं जहां पे गलती होती है। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन ही ले लेता हूं मैं, मान लो कोई रिएक्शन दे दिया, मान लीजिए कोई रिएक्शन दे दिया K2Cr2O7 प्लस FeC2O4 इज इक्वल टू, उधर प्रोडक्ट क्या बनता है अपने को बहुत मतलब अभी नहीं है, मान लो। अब यहां पे मान लीजिए बोल दिया इसका 0.2 मोलर है
200 ml, 0.2 मोलर है 200 ml। तो इसका कितना मोल, या और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो इसका कितना ग्राम, मान लो W ग्राम इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। इसका 0.2 मोलर है सोल्यूशन 200 ml, तो FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट का कितना ग्राम इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब यहां पर क्या होगा, अगर आप एक कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने से मतलब नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमें क्वेश्चन को कम टर्म समय में इजीली सॉल्व करना आना चाहिए। तो हमने क्या देखा, अच्छा इस तरफ दिया है 0.2 मोलर, यहां मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो हम लिखेंगे मोलरिटी इनटू, वॉल्यूम किस में है, ml में है, मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल अप्रोच पे आ जाता हूं। मोलरिटी 0.2, वॉल्यूम कितना 200 ml, ये मिलीमोल हो गया, मिलीमोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर सॉल्व कर लेंगे रेडॉक्स के कंसेप्ट से। तो देखिएगा ध्यान से, मोलरिटी दिया, लिख दिया हमने मोलरिटी, वॉल्यूम दिया तो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml लिख दिया, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml क्या आया, मिलीमोल आया, मिलीमोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिली इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, दूसरी तरफ W पता करना है, डिवाइड बाय EW कर दिया, W अपॉन EW कर दिया, तो यहां पर क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट आ गया। अब प्रॉब्लम फंस गया, क्या प्रॉब्लम फंसा, ध्यान से देखिएगा, फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर बोला था 0.2 मोलर, मोलरिटी दिया था, वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ml में दिया था, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल हुआ, और मिलीमोल इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ, मिली इक्विवेलेंट हुआ। ये क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट, जबकि उस तरफ क्या है, इक्विवेलेंट। तो क्या करेंगे, या तो इस मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में बदल दीजिए, या फिर उस इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में बदल दीजिए, दो में से कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, या तो इधर इक्विवेलेंट और उधर भी इक्विवेलेंट, या तो इस तरफ मिली इक्विवेलेंट तो उस तरफ भी मिली इक्विवेलेंट, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि एक तरफ मिली इक्विवेलेंट ले लो, दूसरी तरफ इक्विवेलेंट ले लो, ये नहीं चलेगा। तो आप क्या सोचेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से, 0.2 मोलर है, बहुत बढ़िया बात है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml 200 इनटू वैलेंसी फैक्टर, जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व कर लेंगे रेडॉक्स के कंसेप्ट से, ये आया मिली इक्विवेलेंट। अब आप सबको पता है कि जैसे मान लीजिए 1 मिलीलीटर हो तो कितना होता है, 10⁻³ लीटर, 1 मिली मोल हो तो 10⁻³ मोल, तो अगर 1 मिली इक्विवेलेंट हो तो 10⁻³ इक्विवेलेंट, ये तो पता ही है ना, तो बस खत्म काम। तो ये क्या है, दिस इज मिली इक्विवेलेंट, दिस इज मिली इक्विवेलेंट, यहां है हमारे पास मिली इक्विवेलेंट और इस तरफ है इक्विवेलेंट। तो क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे, हमारे पास ये था इतना मिली इक्विवेलेंट, हम लिख लेंगे 0.2 इंटू 200, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल, मिलीमोल इंटू वैलेंसी फैक्टर मिली इक्विवेलेंट इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट बन गया ना। इसको इक्वेट कर देंगे किससे, W/EW से। अब देखिए, ये नोन वैलेंसी फैक्टर भी नोन हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, इक्विवेलेंट मास भी नोन, मास अननोन, सॉल्व हो गया। काम की बात क्या है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। पुराने क्वेश्चन की अगर फिर बताता हूं, ध्यान समझिएगा, हमको यहां पर ABCDEF ऐसा रिएक्शन दे दिया, मास मोल, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मास मोल ऐसा दिया, कुछ भी दिया, कुछ भी पूछा, ऐसा हो सकता है। तो बात है कि लिखना आना चाहिए कि इसमें क्या लिखना है। मास दिया तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास,
मोल दिया तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी दिया तो क्या होगा, तो मोलैरिटी के लिए हमने क्या सीखा है, मोलैरिटी के लिए सीखा है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर लीटर में लिया तो मोल आएगा, और मोल को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर यहाँ वॉल्यूम ml में होता तो मिली मोल आता, मिली मोल को फिर वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो मिली इक्विवेलेंट आता। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, या तो इक्विवेलेंट्स आप बराबर करेंगे या मिली इक्विवेलेंट्स बराबर करेंगे। कभी भी गलती से एक तरफ इक्विवेलेंट और दूसरी तरफ मिली इक्विवेलेंट को इक्वेट मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मोल था तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कर लिया, मोलैरिटी था तो आपने बोला मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, सॉरी मोल इंटू वॉल्यूम इन लीटर, सॉरी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या हो गया मोल, और मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कर लिया तो क्या हो गया इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी दिया तो डायरेक्टली पता भैया नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। मास दिया तो फिर वही W अपॉन EW कर लिया, मोल दिया तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कर दिया, और जो भी पूछा है उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इक्वेट करते में इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट हो या फिर मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, 2 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड प्रोड्यूस 0.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एक दो पुराने न्यूमेरिकल को इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व करता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा मैं और क्लियरिटी दे सकूं, कंसेप्ट आपको और अच्छे से सिखा सकूं। पुराने न्यूमेरिकल जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं उसको हम लोग थोड़ा इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहां पर ये एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था पहले, इस न्यूमेरिकल में बोला गया था कि 0.5 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट्स विथ 0.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिख देता हूं। ये पुराना सोल्यूशन इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे अब इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व करके आपको कंसेप्ट सिखाना है। हाँ बोला गया, थोड़ा पानी पी लूं, 0.5 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट्स विथ 0.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। देखिएगा ध्यान से, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कुछ नहीं बोला गया तो मेटल ऑक्साइड बनाया होगा। यहां पर बोला गया मेटल कितना है 0.5 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 0.2 ग्राम। मेटल का इक्विवेलेंट मास बताना है। एक तरीका हम लोग जो पहले सॉल्व करते थे, जो हमने कंसेप्ट सीखा था कि ऑक्साइड बना तो ऑक्साइड बना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास 16/2 8 ग्राम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना भी मेटल रिएक्शन करेगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। लेकिन अब हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे और अच्छा वाला कंसेप्ट लगाएंगे। हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ, सॉरी नॉट इक्विवेलेंट मास, हम बोलेंगे इक्विवेलेंट
ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हमने सीखा क्या है कि किसी भी रिएक्शन में मोल इक्वल हो या ना हो पता नहीं, लेकिन इक्विवेलेंट तो जरूर इक्वल मिलेंगे। मतलब जितना इक्विवेलेंट मेटल का होगा उतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का होगा, और इन दोनों के रिएक्शन से उतने ही इक्विवेलेंट का मेटल ऑक्साइड बनेगा। मोल पता नहीं लेकिन इक्विवेलेंट कंफर्म है। इसलिए देखो बैलेंस वगैरह करने का भी कोई नाटक नहीं, अपने को पता ही नहीं कि मेटल कौन सा है, बैलेंस कहां से कर लोगे? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला पता ही नहीं, रिएक्शन कहां से बैलेंस कर लोगे? बैलेंस हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, इक्विवेलेंट तो सेम रहेगा ना। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए यहां क्या दिया, मास, इधर क्या दिया, मास। तो मास की टर्म्स में आप इक्विवेलेंट को कैसे लिखते हैं, W अपॉन EW। तो आप लिख देंगे W अपॉन EW ऑफ मेटल इज इक्वल टू, इधर क्या दिया, इधर भी मास दिया, तो मास की टर्म से इक्विवेलेंट को क्या लिखा जाता है, W अपॉन EW ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा लिख देंगे। क्योंकि मास दिया था ना, तो आपने लिख दिया मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, मेटल कितना दिया है 0.5 ग्राम, ऑक्सीजन दिया है 0.2 ग्राम। तो हम लोग इसके आगे क्या लिखेंगे, मेटल कितना दिया है 0.5 ग्राम, मेटल दिया है 0.5 ग्राम, तो 0.5 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल पता नहीं, इक्वल टू ऑक्सीजन कितना दिया है 0.2 ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन O2 का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो पता ही है ना कि ऑक्साइड से निकाल लो, ऑक्साइड में गया है तो 16/2 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम डिवाइड बाई 8 कर देंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया। जरा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा 0.5 0.2, तो 5 और 2 बचेगा इधर, और 8 से डिवाइड होगा 4 4 इंटू 5 20। तो यहां से आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सर पहले वो क्यों सिखाया आपने मुझे, इक्विवेलेंट का डेफिनेशन वाला कंसेप्ट क्यों सिखाया? आपको दोनों कंसेप्ट आने चाहिए। आपको कंसेप्ट आएगा तभी तो आप उसको अप्लाई करना सीखेंगे। आपको इक्विवेलेंट मास आएगा तभी आप इक्विवेलेंट को इजीली समझ सकते हैं। यहां पर मैंने ये एक क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट जो हमारा पुराना ही क्वेश्चन है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका सोल्यूशन हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर इसका सोल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से वीडियो पॉज करके, और अब आप इसका सोल्यूशन नोट करिए, वीडियो पॉज करके सोल्यूशन नोट करिए। यहां हमने W अपॉन EW क्यों यूज किया? इसलिए यूज किया क्योंकि यहां इक्विवेलेंट दिया था, सर यहां पर मास दिया था। तो मास के लिए क्या होगा, मास से इक्विवेलेंट निकालोगे कैसे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोल दिया होता तो क्या करते, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर करते। मोलरिटी दिया होता तो क्या करते, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर करते, तो वहां से मोल आता और उसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, इक्विवेलेंट आता। नॉर्मलिटी दिया होता तो क्या करते, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर करते थे, इक्विवेलेंट आ जाता। सर मान लो मिलीलीटर में दिया होता तो क्या होता, कोई बात नहीं, मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया होता और फिर वॉल्यूम इन मिलीलीटर को नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई करते तो मिली इक्विवेलेंट मिलता। वो तो अपन को पता है कि कहां पे किसको इक्वेट करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करके, और अब इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है ये नोट कर लीजिए। अब आप लोगों के लिए यहां से होमवर्क क्या है, आपको इसके पहले जितने भी क्वेश्चन इक्विवेलेंट मास के कराए गए, ध्यान सुन लीजिएगा, आपको इक्विवेलेंट मास के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए डेफिनेशन से, उनको अब आप सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से। ये आपके लिए होमवर्क है। फिर रिपीट करता हूं, जो भी क्वेश्चन आपको पहले इक्विवेलेंट मास के डेफिनेशन से सॉल्व करके सिखाए गए हैं, उन सब को आप सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से। ये आपके लिए होमवर्क है।
तो इसको सॉल्व, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब पुराने की बात कर रहा हूं है ना, उनको आप सॉल्व करके रखेंगे और इसके आगे जो भी नए क्वेश्चन डिस्कस करना होगा वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।